और सबसे पहले बात बुलेटिन में एक अत्यंत दुखद खबर की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन शुक्रवार तड़के अहमदाबाद के अस्पताल में हुआ। हीराबेन की उम्र 100 साल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की बुधवार को तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का पार्थिव शरीर गांधीनगर के शमशान घाट लाया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा पंचतत्व में विलीन हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर उन्हें मुखाग्नि दी। ये तस्वीरें हैं 4 जिन्हें आप इस वक्त देख रहे हैं। अलविदा हीराबा। उनका जीवन संघर्ष में रहा, हम जानते हैं, और एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने अपने पार्टी के लिए, जिस व्यक्ति ने अपने पार्टी के लिए हमेशा संघर्ष किया, कष्ट किया। फिर वही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भी बन गए, देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे पुत्र को जन्म देकर हीराबेन ने इस समाज पे और देश पे एक बहुत बड़ा योगदान भी उनका रहा। चाहे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और उनका पूरा परिवार के ऊपर जो दुख की घड़ी जो आई है, एक कठिन समय होता है, और हम पूरा शिवसेना परिवार, ठाकरे परिवार, हमारी जनता उनके साथ ही दुख की घड़ी में है। एक कर्मयोगी जिसने संपूर्ण जीवन भारत माँ को समर्पित कर दिया, हीराबा ने जनने का काम किया, इसलिए इस माता को मैं सत सत नमन करता हूँ। उनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी आत्मीजनों को, सभी उनके चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आदरणीय हीराबा का आज अत्यंत दुखद निधन हुआ है। 100 साल की एक बहुत ही संघर्षपूर्ण किंतु उतनी ही अर्थपूर्ण इस प्रकार की जिंदगी जीने के बाद उन्होंने आज अपना देह त्याग दिया है। इस दुख की बेला में हम सभी की संवेदनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ और उनके परिवार के साथ में है, और मैं आदरणीय हीराबा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। Our Honorable Prime Minister has been bereaved by the loss of his mother Hiraben. There was a very strong bondage between mother and son, we could have seen, and we have seen it from his Chief Minister days. The love and affection was really ideal mother and ideal son. Being a Prime Minister, he never showed it as far as mother is concerned, his family is concerned, and even people is concerned. He has never showed that he is a Prime Minister of a great country, but he has always said, I am a Sevaka. He was Sevaka of the country and he was Sevaka of a mother also. अमरोहा के एक कलाकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को उनकी मृत्यु पर श्रद्धांजलि देते हुए एक चित्र बनाया है। अमरोहा निवासी कलाकार जावेद खान अमरोही ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर अपने अंदाज में ये पोर्ट्रेट बनाया है। उन्होंने पीएम मोदी का एक बड़ा चारकोल पोर्ट्रेट बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मैं समय समय पर समाज में घटित घटनाओं पर आधारित चित्र बनाता हूँ, क्योंकि आज एक दुखद खबर हम तक पहुंची है। श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का देहांत हुआ है, जिस संबंध में मैंने उन्हें कोयले से तस्वीर बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर और बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया। 30 दिसंबर की सुबह उत्तराखंड से दिल्ली वापस आते वक्त ऋषभ पंत की BMW कार सड़क किनारे बने डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद से ऋषभ पंत बुरी तरह से घायल हो गए। पंत कार से अपने घर जा रहे थे और हादसे के वक्त वो अकेले थे। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हमदपुर झाल के पास उनकी मर्सिडीज कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इसके बाद कार में आग लग गई और पलट गई। कार में जैसे ही आग लगी, उन्होंने शीशा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला गया। उनके सिर और घुटने में चोटें आई हैं। हालांकि जान को कोई खतरा नहीं है। पहले उन्हें रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, बाद में मैक्स अस्पताल देहरादून शिफ्ट कर दिया गया। प्रातः 5:22 जो टाइम का पता चला था, दिल्ली रुड़की हाईवे पर जो है ऋषभ पंत जी दिल्ली से आ रहे थे अपने घर की ओर, तो वहां डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी, इसके बाद उसमें आग लग गई थी। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी, उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार, इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फोन किया गया। चूंकि नारसन चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस वहां रहती, वहां 10 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुंचने के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नियर बाई हॉस्पिटल में लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर है, उनको कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है, लेकिन उनको हायर सेंटर के लिए रेफर करने के लिए बताया गया, जिसपे लाइफ सेविंग हमारी जो एम्बुलेंस होती है उसको अरेंज करने के बाद उनको हायर सेंटर दून मैक्स हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर वो सकुशल पहुंच भी चुके हैं। साथ ही साथ उनकी मदर को भी सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा जो है उनको घर भेज के गाड़ी उनको लाया गया और उनके साथ वो उनको रवाना हुई। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसमें यह पता चला है कि झपकी लगने के कारण जो मॉर्निंग में रहता है, इस कारण से जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर लड़ गई थी। बाकी अन्य पहलुओं के लिए भी हम इसमें हमारी टीम जो है सीसीटीवी फुटेज अन्य चीजों की जांच कर रही है। बाकी अभी तक की जो जानकारी है उसमें वो सकुशल है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज नहीं है। यही है NH 58 वो हाईवे जहां पर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ है, जो सड़क हादसे में यहाँ घायल हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ जो हादसा है उसकी मुख्य वजह क्या है उस पर थोड़ा गौर फरमाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं इधर से जो ये बुग्गी आ रही है, छोटा बुग्गी आई है, और इधर से ये जो एक छोटी ई रिक्शा है, इसके अलावा इसी तरह से ट्रैक्टर भी सामने से आ रहा है। इस तरह से ये लगातार वाहन आते हैं रोंग साइड से, और इसलिए आते हैं क्योंकि यहीं बराबर में ये रजवाया है और यहीं से ये कई लिंक मार्ग कई गांवों को जोड़ता है, और यहीं से गुजरने के लिए थोड़ा जो कट मारने के लिए कुछ शॉर्ट रास्ता अपनाने के लिए इसी रास्ते से और यहां से गुजर कर जाते हैं। और यही वजह होती है जो सामने से आ रही जो दिल्ली से आ रहा जो वाहन होता है वो इसी से डिसबैलेंस होता है, और डिसबैलेंस होने की वजह से ही यहाँ अमूमन हादसे होते हैं। उसकी मुख्य वजह यही है। आप अभी भी जब से हम इस रिपोर्ट को बता रहे हैं तब से आपने देखा कि कई ऐसे वाहन थे जो अभी भी रोंग साइड से गुजरे। अगर अभी भी हम यहाँ पर खड़े होकर नोट करने लगे तो कुछ हर सेकंडों और मिनटों के बीच से वाहन इसी तरह रोंग साइड से आते हैं। ये दुपहिया वाहन भी देख सकते हैं आप, उधर से उसके पीछे फिर से ट्रैक्टर एक रोंग साइड से आ गया है, यहीं पर बीच से ही, और इधर से आने वाले जो वाहन है इसी से अनियंत्रित हो जाते हैं, और अनियंत्रित होने की वजह से ही ये एक ऐसी जगह बन चुकी है जो कि हादसों का पॉइंट कहा जाने लगा है। इस हाईवे पर ये जगह जो जहां पर रजवाया है। स्थानीय व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है जो अभी अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ना लेकर मिल पर जा रहे थे। इन्हीं से बात करते हैं। यहाँ पर कितने हादसे होते हैं और उसकी मुख्य वजह आपको क्या लगता है? इसमें क्या होता है, अन्य छोड़ रखा है जो यहाँ पे 3 गांव के रास्ते, 2 गांव के रास्ते इधर हो और 2-3 गांव के रास्ते इधर हो। आपने देखा होगा सर्विस रोड क्लीन न होने की वजह से ये हादसे होने को पकड़ो। अगर नहीं आऊंगे तो 2 किलोमीटर आगे जा कट हो गया। उसके बाद आप देखो, और NH वाले हमने कम 10 फेरी बुला लिए, नहर वाले भी 10 फेरी बुला लिया, हमने SDM का भी दौरा करवाया दिया। यहाँ धरना भी चला, लेकिन NH वालों की लापरवाही इतनी रही कि NH आप देख लो NH वाले उधर खड़े हुए, वे इधर नहीं आने के, क्योंकि आज वे गलती में आ रहे और आज उनसे जवाब तलब के लिया जा रहा। लेकिन यहाँ जो स्थानीय तो उसका कोई जिक्र नहीं होता। यहाँ कहाँ डेली हर 8वें दिन 2-3 एक्सीडेंट हो जाते हैं और 1-2 मौत भी हर 8वें दिन हुआ, लेकिन प्रशासन यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा। SDM का भी दौरा हमने 2-3 बार करवा दिया, और NH वालों का भी, नहरवाई वालों का भी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंत को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि ख्याति प्राप्त क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ हुए हादसे के बारे में जानकर दुखी हूं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषभ पंत से के हवाले से उनकी मां से बातचीत करते हुए पंत के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनका हौसला भी बढ़ाया। वहीं विराट कोहली ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि गेट वेल सून पंत, आपके जल्द स्वास्थ्य की
होने की, स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं पोटिंग ने लिखा है कि मैं बस पंत के बारे में सोच रहा हूं, आशा करता हूं कि आप जल्द ठीक होकर अपने पैरों पर चलते हुए दिखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और सरकार ने निर्माण कार्य और तोड़फोड़ से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगा दी है। केजरीवाल सरकार ने दोबारा ये फैसला लिया है। इससे पहले 22 नवंबर से ये रोक हट गई थी। दरअसल राजधानी में सर्दियों के बढ़ने के साथ साथ ही वायु प्रदूषण की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समाचार एजेंसी ANI के हवाले से ये जानकारी दी गई है कि दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता को बिगड़ने से रोकने के लिए निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कहते हैं, शुक्रवार को 399 पर रहा, जो गंभीर श्रेणी से सिर्फ 2 पायदान नीचे है। चाय की दुकान पे आके चाय से थोड़ा राहत मिला हमको। धुंध भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, काफ़ी कोहरा छाया हुआ है। क्या इसके लिए कुछ मतलब आग की कोई व्यवस्था है? कहीं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अलाव के लिए मतलब कहीं थोड़ा आग मिल जाती तो राहत हो जाता। राहत नहीं है? नहीं, राहत तो नहीं है। चाय की दुकान पे चाय पीते हैं तो थोड़ा सा राहत होता है। गाड़ी घोड़ा जो गाड़ी वाले चल रहे हैं उनको रास्ता दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी व्यवस्था में सरकार को लाइट और जो है कि कोहरे को देखते हुए अलाव हर चट्टी चौराहे पर जलाने की व्यवस्था। बाबा रामदेव की भारत जोड़ो यात्रा पर दी गई प्रतिक्रिया का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि बाबा रामदेव का नाम लाला रामदेव होना चाहिए। तारिक अनवर ने कहा कि लाला रामदेव जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। गौरतलब है कि बाबा रामदेव ने यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि देश में कहीं भी नफरत का माहौल नहीं है। तारिक अनवर से बातचीत की गई है, सुनिए। बाबा रामदेव ने भारत जोड़ो यात्रा पर एक बयान जारी किया है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस नेता तारिक अनवर जी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि साफ तौर पर बाबा रामदेव कह रहे हैं कि कहीं भी हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, कहीं भी नफरत नहीं है, ये तो सिर्फ कहा जा रहा है और ध्रुवीकरण करने की बात हो रही है। देखिए, पहले तो उनको बाबा रामदेव के बजाय लाला रामदेव कहते तो ज्यादा अच्छा था। तो लाला रामदेव जी जो कि खुद इस काम में जुटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, तो उनको नज़र नहीं आएगा। नज़र भारत में रहने वाले लोगों को आ रहा है। जो लोग इस मुल्क में रहते हैं उनको इस बात का एहसास है और दुनिया में इस बात की चर्चा है। ये सिर्फ नहीं हमारे देश में चर्चा नहीं है, सब दुनिया में चर्चा है कि भारत के अंदर भेदभाव से काम लिया जा रहा है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम नहीं है, लोकसभा राज्यसभा में एक भी मुस्लिम नहीं है, तो ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है। सर, एक तरफ वो कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है, दूसरी तरफ ऐसी बातें कर देते हैं और अगर देखा जाए तो लोगों को आंख कान नाक बंद कर लेने चाहिए ऐसे विरोध पर, क्योंकि कुछ ही लोग बंटवारे की बात कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनको नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके हिस्सा है, वो इस काम में लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट करते हैं, तो उनको कैसे इस बात का एहसास होगा। एहसास जो लोग दूसरे हैं, जो निष्पक्ष लोग हैं, उनको दिखाई पड़ रहा है। सर, एक अंतिम सवाल करना चाहूंगी। जो एक राम को लेकर एक बयान जो सलमान खुर्शीद जी ने दिया, उसको लेकर भी बहुत भारत जोड़ो यात्रा पर बात हो रही है। तो मेरे साथ तारिक अनवर जी थे जो साफ कह रहे हैं कि ये सारी जो बातें हैं वो बाबा रामदेव जी को नहीं दिखेंगी। साफ तौर पर उन्हें नहीं दिखेगा कि किस बात को लेकर क्या राजनीति हो रही है। कैमरामैन मनमोहन के साथ फरहान, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली वक्फ बोर्ड का आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। इमामों के बाद बोर्ड के कर्मचारी भी धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल 2 महीने से वक्फ बोर्ड कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहा है, जबकि इमामों को पिछले 8 महीने से सैलरी नहीं मिली है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर बोर्ड के चेयरमैन अमातुल्लाह खान ने इसका आरोप सीईओ पर लगाया है। न्यूज़ 18 से बात करते उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर सीबीआई, ईडी, एसीबी की कार्रवाई के बाद सभी डर गए हैं। हमें पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिसके कारण हमें घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। रोजी रोटी उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है जी। अभी जो वक्फ बोर्ड के हालात है वो बहुत भली भांति सीईओ साहब सब चीज़ को समझ रहे हैं। इस चीज़ को
सीओ साहब जो है अभी हम लोगों की सैलरी की रिगार्डिंग उनसे कई बार बात किया, वो देने को तैयार नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने हम लोगों को 2 महीने की सैलरी दी थी। अभी जो है एकदम साफ वो आरएसएस बीजेपी वाले के माइंड की तरफ से काम कर रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड जिस तरह का इदारा है इसको ये लोग ख़त्म करने के इसमें लगे हुए हैं। यहाँ जितना स्टाफ है सब कर्ज ले लेकर ही गुजारा कर रहा है। अब कर्ज हम कहाँ तक लें? कर्ज लेने वाले को भी तो पैसा चाहिए। अब हर बार हम कर्ज लें और फिर उसे पैसा ना मिले तो वो भी हमें अगली बार कर्ज नहीं देगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान हमारे साथ हैं। अमाना साहब, ये मामला काफ़ी लंबे वक्त से खिंचता चला आ रहा है। 8 महीने से इमामों को सैलरी नहीं मिली और आपके मुलाजमीन वही आपके दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं। आखिर ये मसला सुलझ क्यों नहीं रहा है? देखिए, मैं तो दिल्ली वक्फ बोर्ड नहीं आ रहा था और जब से मुझे गिरफ्तार किया था, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इन्होंने मेरी बेल कैंसिलेशन लगा दी कि साहब मैं सबूतों के साथ छेड़छाड़ करूँगा। तो आज मैं सुबह मुन्ना अरशद मदनी साहब से मिला था तो उन्होंने यहाँ की कुछ बात रखी तो मैं यहाँ आया। वो कहने लगे भाई कुछ इमामों के मसाइल हैं, वहाँ के स्टाफ के मसाइल हैं, अखबारों में रोज़ाना पढ़ रहे हैं, इमाम आ रहे हैं। तो इस वजह से आज भी यहाँ आया हूँ और जो भी मसाइल हैं मैं हल करने के लिए मैं तो पहले दिन से तैयार हूँ और मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सवाल ये है, क्या आप इन लोगों को सैलरी कब तक रिलीज करेंगे? भाई मैं तो अभी करने को तैयार हूँ। देखिए, सीओ जो है ना वो जिम्मेदार है और इनका एक मकसद था कि किसी भी तरह से दिल्ली वक्फ बोर्ड को डिफंग कर दें। जिस तरह से दिल्ली वक्फ बोर्ड ने काम किया पिछले 4-5 सालों में वो सब जानते हैं, चाहे वो मिली मसाइल हों, चाहे वो इमामों के मसाइल हों, चाहे वो स्टाफ के मसाइल हों, चाहे दिल्ली वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हों, चाहे किराएदारी हों, चाहे कब्रिस्तान हों, चाहे दरगाहें हों, हर किसी उसमें, चाहे कहीं लिंचिंग हो, हर जगह बेवाओं का मसला हो, किसी की शादी का मसला हो, दिल्ली दंगों में हमने जिस तरह से कैंप लगा कर काम किया, जो मदद की, वो सब जानते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जिस तरह से मरकज़ का मुद्दा है, मरकज़ के मुद्दे को अपने आप पर लेकर के पूरी तरह से उसको खुलवाने का काम, पटिशनर उसमें मैं था, हमने किया। तो ये लोगों की आंखों में खटकने लगा था और इसको डैमेज करने के लिए पहले तो मुझे डैमेज किया इन्होंने पूरी तरह से। मेरे ऊपर पहले CBI बैठा दी एक ही चीज़ में, उसके बाद ACB बैठ गई, अब ED को वो लगा दिया। तो ये पूरी तरह से डिफंग करना चाहते थे और कर दिया इन्होंने। आज दिल्ली वक्फ बोर्ड को ये बर्बाद कर चुके और सीओ उसके लिए जिम्मेदार है, कोई और नहीं है। खालिद सीओ जिम्मेदार है। उसके एक साइन से सारा पैसा रिलीज हो सकता है, एक साइन से उसके, वो साइन करने को तैयार नहीं होता। अब बर्बाद कर दिया। बर्बाद करना मकसद था, बीजेपी के लोगों ने इनको इस्तेमाल किया, ये इस्तेमाल हुए और ये सीओ जिम्मेदार है। अगर कोई आदमी ये कहे सीओ जिम्मेदार नहीं है, सीओ जिम्मेदार है इस बोर्ड को बर्बाद करने के लिए और वो एजेंडे पर काम कर रहा है। उसकी पीछे से देखो, कहीं ना कहीं से वो जुड़ा होगा तार किसी न किसी से उसके। तो देखिए, वो पूरा मामला है जिसकी वजह से सैलरी का जो मुद्दा है, जो इमामों की सैलरी है या फिर जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन हैं उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है, ये मसला अभी और भी उलझने वाला है क्योंकि मसला सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कैमरामैन अनिल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी अनंत अंबानी का रोका राधिका मर्चेंट के साथ गुरुवार को हुआ। राधिका मर्चेंट शैला मर्चेंट और वीरेन मर्चेंट की बेटी हैं। रोका समारोह राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में परिवार के सदस्यों और दोस्तों की मौजूदगी में हुआ। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने श्रीनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में दिन बिताया और मंदिर के पारंपरिक राजभोग श्रृंगार समारोह में भाग लिया। अनंत ने यूएसए में ब्राउन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है और उसके बाद से जियो प्लेटफॉर्म्स और रिलायंस रिटेल वेंचर्स के बोर्ड में सदस्य के रूप में रिलायंस उद्योग में सेवा की। वो वर्तमान में RIL के ऊर्जा कारोबार का नेतृत्व करते हैं। वहीं राधिका न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से स्नातक हैं और इनकोर हेल्थ केयर के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य कर रही हैं।